हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन लोग बात करेंगे छोटे बच्चों की क्लास की, क्लास नाइन्थ। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर और आसान सा चैप्टर है जो आप लोगों को नाइन्थ के बाद देखने को मिलेगा क्लास 11th की फिजिक्स में। तो चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन से जुड़े हुए कुछ फिनोमिनाज की। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कुछ देखे जाती हैं अपन लोगों को। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको क्लास नाइन्थ में भी कंसीडर कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ फिनोमिनन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर नाइन्थ क्लास के बच्चे चाहें तो अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि अगर वो किसी की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि देखिए ये फिनोमिनन ऐसे होते हैं और इनके जो रिजल्ट हैं वो ये आते हैं निकल के। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर को। तो पहले एक दो छोटे छोटे टर्म लूँगा, छोटी छोटी डेफिनेशंस लूँगा, उसके बाद सीधी सीधी क्लास नाइन्थ के ऊपर चढ़ जाऊँगा मैं। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। हंसिए मुस्कुराइए और स्टार्ट करिए ग्रेविटेशन। पहली जो हेडिंग लगाई है वो है आपकी ऑर्बिट। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है ना, अगर ऑर्बिट समझ गए तो भी बहुत कुछ समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो एक पाथ होता है जिसको कोई भी प्लैनेट या तो अराउंड द सन करे फॉलो या कोई भी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ करे फॉलो। ठीक है, तो एक कोई भी ऐसा रास्ता जिसको कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ फॉलो करता है या कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ फॉलो करती है उसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्बिट। जिसको अपन लोग जनरली क्या माने के चलेंगे, सर्कुलर। ठीक है, तो क्या समझिए डेफिनेशन। The path followed by the planets around the sun and satellite around the earth are known as orbit। इसे अपन लोग क्या कहते हैं भाई, इसे अपन लोग कहते हैं ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट होता है वो आपका सर्कुलर होता है। विचार सर्कुलर। बात समझ में आती है खूब अच्छे से। ऑर्बिट कैसा होता है आपका, ऑर्बिट होता है आपका सर्कुलर। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्बिट के अलावा एक। चलिए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो हेडिंग लगा लो, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कहीं भी स्पीड से लिखता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ज़रा बुक से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं देखता इन चीज़ों को पलट के कि क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादातर स्पेलिंग आपको सही से दूँ। तो सेंटीमीटल फोर्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है ना, कि ये वैसे पीछे मैं डेफिनेशन समझा चुका हूँ, सर्कुलर मोशन में पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि अर्थ के चारों तरफ कौन सी चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है ना, तो अब अगर सेंटीमीटल फोर्स की बात करें तो दो डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग। एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, या एक फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है, जो नीड होती है जिसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है ना, तो दोनों डेफिनेशन लिखता हूं मैं, जो अच्छी लगे आपको वो याद कर लीजिएगा। दी फोर्स, पेन चेंज कर लूँ, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। दी फोर्स विच इज एक्ट्स towards the center known as centripetal force।
सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा डेफिनेशन जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ये वही आसान सी डेफिनेशन, ए फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन known as सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक आसान डेफिनेशन है, सरल डेफिनेशन है, आप लोगों को बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये गारंटी ले रहा हूँ मैं, जब भी एग्ज़ाम होगा आपका, किसी भी ईयर में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, यानी यूनिट टेस्ट हो या आपका मिड टेस्ट हो या आपका ईयरली टेस्ट हो, ये हमेशा आने वाला है पेपर में, ठीक है। ये या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में केवल यही एक टॉपिक है जो दमदार है, बाकी कोई भी टॉपिक इतना नहीं है जो दमदार हो, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले डायग्राम समझेंगे उसके बाद स्टेटमेंट ना। देखिए ये दो पार्टी, ये इससे मिलता जुलता आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में भी मिलेगा बेटा टॉपिक, कूलम्स लॉ के नाम से। तो पहले इसकी बात करते हैं चूंकि 9th की बात है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हैं। पहली बात ये है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। माँ बाप अपनी औलाद को अट्रैक्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को करती है, हस्बैंड वाइफ को करता है, भाई भाई को करता है, बहन बहन को करती है, भाई बहन को करता है। यानी कि हर चीज़ एक किसी ना किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ टूट भी जाते हैं। तो जो रिलेशनशिप टूटते हैं वो या तो कुछ कमियां रहती हैं या जो भी रहता हो, लेकिन उन टूटने वाले रिलेशनशिप की बात ना करके अपन लोग जुड़ने वाले रिलेशनशिप की बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें अट्रैक्शन होगा। तो ये दो मासेस मैंने मान लिए, दो ऑब्जेक्ट के M1 M2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बेटा वो है आपका स्मॉल r। तो अगर हम बात करें कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट M1 M2 मास के हैं, इनके बीच का सेपरेशन आपका स्मॉल r है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इनके मासेस पर डिपेंड करता है, कैसे इनके दोनों के बीच की दूरी के रेस्पेक्ट करता है वो। तो पहले मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा बेटा, उसके बाद तो तुरंत ही खत्म हो ही जाएगा। सबसे पहले अपन लोग किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेटमेंट की। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every particle ऑफ मैटर। बेटा याद रखना नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, इसलिए मैं कॉपी का यूज करता हूँ। अगर ये नोट्स की बात नहीं होती तो मैं बोर्ड का भी यूज कर लेता, लेकिन बोर्ड पे बार बार बोर्ड को साफ करना पड़ता है, इस वजह से मैं कॉपी का यूज करता हूँ। और यहाँ से मेरे पास भी नोट्स रहते हैं। कभी अगर कोई बच्चा कहेगा सर PDF दे दीजिए, तो मैं यहाँ से PDF बना के सेंड कर दूंगा आप लोगों को, यूट्यूब पे डाल दूंगा PDF, तो इससे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कॉपी का यूज़ करूँ। कॉपी का यूज़ करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल दे सकता हूँ मैं ना। इस पर थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है। यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other particle with a force which change। ये फोर्स कैसे बदलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। ये स्टेटमेंट था बेटा, तो बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट बोले तो इसको छोटा बोल सकते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ से मैं जो फॉर्मूला बनाऊंगा वो कहाँ से बनाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2 के है क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है, m2 दूसरे पार्टिकल का मास है, r इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो आप मान सकते हैं लेट m1 एंड m2 बी द टू मासेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, इतना होगा। ये स्मॉल डिस्टेंस कितना भी हो सकता है आपका। उसके बाद दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये जब 1/, में जाती है कोई चीज़ तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है। अब कंबाइन कर देंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को, इसको मान लेते हैं बेटा फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे मिलके आएगा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमेशा से कांस्टेंट आता है f इक्वल्स टू, यहाँ से कांस्टेंट आया कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। कहीं कहीं ये बड़ी आर भी मान लेते हैं, अर्थ की बात करते हैं अपन लोग तो, लेकिन चूंकि मैंने स्मॉल आर माना हुआ है तो स्टेटमेंट में, तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर में स्मॉल आर माना, तो यहाँ पे भी मुझे लेना पड़ रहा है। तो अब जी के बारे में बात करें तो जी की क्या तारीफ करूँ। जी ये कांस्टेंट है जिसको अपन लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो जो जी है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो ना समय पर डिपेंड करता ना जगह पर डिपेंड करता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मीटर की यूनिट जो वो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू में चला गया अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है ना। तो यहां से बात समझ में आ गया होगा, जो जी है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम पर जगह पर, और जो जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो जी की वैल्यू दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं हेनरी कैवेंडिश। इनकी स्पेलिंग का तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई देख लेना हेनरी कैवेंडिश, क्या यही स्पेलिंग है, अपने देख लेना बुक में या नेट पे जहाँ पे भी देखो, स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है कभी कभी। तो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी ये वे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप लोग बैठ के आसानी से नोट्स बना सकें। चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए नोट्स, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी नोट्स प्रिपेयर कर लें। मिलूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।